ए टू जेड लाइव में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल घंटी को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं इस पॉपुलर जो बुक है जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड अभी मार्केट में है इस बुक की, तो इस बुक को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बायोलॉजी जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे टोटली साइंस से, जिसमें बायोलॉजी आपको 8 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस बुक से आपकी पूर्ण सहयोग चाहिए। आप अपना प्यार और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो अपना फीडबैक दे सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करके मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको इंडेक्स में बता देता हूँ जो जीव विज्ञान में पूरे जो टॉपिक को कवर किया गया है। टोटल 144 पेजेज में इसमें कवर किया गया है, जो कि इसके जाके बुक में पहले परचेज में स्टार्ट करूंगा और ये टोटल एक एक करके सारे बुक में कवर करूंगा। बस आपका सहयोग चाहिए ताकि आपको ये पूरी वीडियो आपको कवर मिल सके। फिर से मैं आप परचेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले देखते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लेमार्क फ्रांस के रहने वाले ट्रेविस नेडस जर्मनी ने किया था। किसने किया था? तो ये क्वेश्चन आ सकती है। सबसे पहले जीव विज्ञान बायोलॉजी का सबसे पहले लेमार्क ने किया था। जीव विज्ञान को विज्ञान की वह शाखा के रूप में स्थापित करने के लिए अरिस्टोटल जिसको कहते हैं अरस्तु इंग्लिश में, को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु। किसे कहेंगे? तो अरस्तु। क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। इसके जब ऑब्जेक्टिव्स में कराऊंगा तो आपको क्वेश्चंस आपको आंसर आना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। नेक्स्ट आगे मैं पढ़ता हूँ। अरस्तु को जंतु विज्ञान और का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्हें दो चीज़ों का, फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, दोनों का कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे तो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। थियोफ्रेटस को वनस्पति के विज्ञान का जनक फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहेंगे? थियोफ्रेटस को कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेटिनम नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये पुस्तक नहीं आता है, लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चंस आपको आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो अरस्तु हैं। अगर आपको पूछा जाएगा बॉटनी तो फादर कौन है, तो वो आपको थियोफ्रेटस। नेक्स्ट आते हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलिनियस के द्विजगत सिद्धांत टू किंगडम्स क्लैरिफिकेशन से होती है। उन्होंने जीवों की जंतु जगत किंगडम एनिमल और पादप जगत में बांटा है। लिनियस की वर्गीकरण का पिता टेक्सोनोमी का कहा जाता है। किंगडम यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। सन 1773 ईस्वी में कैरोलिनस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश, दूसरा शब्द जाति है। नाम स्पेसिस नेम कहा जाता है। उदाहरण मानव वैज्ञानिक का नाम होमोसेपियंस है, जिसमें ये क्वेश्चन आता भी है क्वेश्चंस की मानव को यानी ह्यूमन को उसका नाम क्या है, तो उसको कहेंगे होमोसेपियंस। वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं मानव का? तो होमोसेपियंस। जिन्होंने होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। आगे पढ़ते हैं। जैव सिद्धांत के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों के कुछ समूहों के में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता R.H. विटलर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों का जगत नामक 5 बड़े भागों में बांटा है। ये 5 जगत है: मोनेरा, कवक, जंतु, प्रोस्टिटा, अन्न, पादप। ये 5 जगत है जिनके द्वारा दिया गया था। तो आपके हैं जीवों का जगत किसके द्वारा किया गया है? R.H. विटकर के द्वारा। मोनेरा क्या होता है, तो इसकी जानकारी देखते हैं। यह
एक कोशीय प्राकृतिक जीवों का समूह है, अर्थात इसमें ना तो एक संकेंद्रित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। इसमें कुछ भी कोशिका वीति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है, यानी कहीं कोशिका वीति पाई जाती है, कहीं नहीं होती है। 50-50% चांसेस होती है। पादप के स्तंभ के ये सोपोसी रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी अथवा विषम पोषी मृतजीवी परजीवी दोनों बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा आदि है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किसको कहेंगे? इसमें एक कोशिकीय के यूकेरिया जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यथा ख्याल्फियन समुद्र घास। प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच करी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया फेलेजिया नामक संरचनाएं भी पाई जाती है। कुछ में एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें कोशिक केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है और ये सोपोसी विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है आपको सोपोसी और विषमपोषी। सोपोसी यानी खुद से अपना आहार मतलब अपना जीवन यापन कर सकते हैं। विषमपोषी जो दूसरे खुद से वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे ये अपना आहार जो होता है वो खुद से बना लेते हैं, अपने खुद से बना लेते हैं। विषमपोषी जो होते हैं कि दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि मानव जाति हो गया या फिर कोई जानवर हो गया। उदाहरण एक कोशिकीय शैवाल डाइटम्स, प्रोटोजोआ, लेना, पैरालिशियम, मीशियम्स, क्लोरेला, अमीबा आदि इसी जगत के सदस्य हैं। अगर कोई वर्ड गलत हो जाती है तो आप इसे ध्यान से सुन लें और देख करके आप खुद के बुक है तो उसे आप सही कर सकते हैं। कवक फंगी किसे कहते हैं? ये बहुकोशिकीय यूकेरिया जीव हैं। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः इसमें मृतजीवी भी कहा जाता है, यानी कि जो ऑलरेडी मरा हुआ जो रहता है उसे फंगी कहेंगे, कवक कहेंगे, जो कि बहुत कोशिकीय जीव होते हैं। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन का एक विशेष अवस्था बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन यानी जिसको कार्टिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका वीति सेलुलोस उपस्थित पाई जाती है। ईस्ट पेंसिलिन्स, मशरूम्स आदि इसी जगत के सदस्य हैं, तो ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पादप। पादप यह सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का समूह है। ये सोपोसी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। यहाँ तक क्लोरोफिल्स धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। ये बुक अच्छी है लेकिन इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया गया, जिसे इसमें एग्जाम्पल होगा पेड़ पौधे हो गए, सोपोसिस होते हैं और प्रकाश संश्लेषण इसमें अल्ट्रावायलेट रेज की ज़रूरत होती है, जिससे ये अपना जीवन वृद्धि कर सकते हैं। जंतु क्या है? एनिमल। और इस जगत में सभी कोई बहुकोशिकीय जंतु है, संभोजी है, यूकेरियोटिक से उपभोक्ता जीव समृद्ध किए गए हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव इसी जगत के आते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आपको पता चल रहा है। ये सारे जो पॉइंट्स लिए गए हैं NCERT से लिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छी है और संग्रहित छोटे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलता रहा है, तो अच्छी बुक है ये। RRB ग्रुप D और NTPC से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इसमें आपको काफ़ी मिल जाएगी। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। द्विनामी पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है, जो अभी बताया था। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये क्वेश्चन आई भी है कई बार NTPC में और ग्रुप डी में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये किससे रिलेटेड है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिक जनक का रामदेव मिश्रा को माना जाता है। रामदेव बाबा को नहीं कह सकते हैं, पारिस्थितिक का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का
जनक ल्यूमेन हॉक को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम एस गार्ड ने किया है। इसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार आप रिपीट कर लें और यह हो सकता है यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ कुछ सेकंड के लिए रुकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बार बार इसको देख सकते हैं। इस पेज को मैंने अच्छे से समझा और जाना। हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और ये देखते हैं जीव विज्ञान की शाखा और उससे रिलेटेड ब्रांचेज, और इससे आज पूरी जानकारी लेंगे। फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट पेज में जो आएगी ऑब्जेक्टिव्स मैं यहाँ पे करूँगा। तो जहाँ तक देख सकते हैं इसमें थोड़ा आज करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और धीरे धीरे कर के जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है वैसे आपको ये सारा बुक कवर किया जाएगा। आपकी अगर प्यार रहेगा और अच्छे कमेंट्स रहेंगे, जल्द से जल्द आएंगे तो जल्द से जल्द इस पूरी बुक को कवर किया जाएगा। चलते हैं। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी क्या है? कोशिका, साइटोलॉजी जिसको कहते हैं, इसके अंदर कोशिका के संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, कोशिका का बहुमुखी अध्ययन। नेक्स्ट है आकारिकी, जीवों की आकृति एवं संरचना, इसके नाम से पता चल रहा है। आकारिकी आकार से संबंधित, यानी आकृति और संरचना से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। बाह्य आकारिकी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन। शारीरिक यानी एनाटोनॉमी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। हिस्टोलॉजी यानी औद्योगिकी, जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन करना। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करना। और नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन करना, इसको कहेंगे फिजियोलॉजी। पाचन जो हम डाइजेशन करते हैं, श्वसन सांस लेना, उत्सर्जन और प्रजनन जो हम विसर्जित करते हैं हम मलमूत्र के थ्रू, या प्रजनन जो कि प्रोडक्शन होता है बच्चे पैदा करना, इससे रिलेटेड जो कहेंगे उसको कहेंगे फिजियोलॉजी। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, जीवों में पाए जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन करना। इवोल्यूशन, जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन करना, ये सारे कहेंगे। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ जेनेटिक्स पर। मैं कल से इसके बाद फिर से मैं बताऊँगा और सारे विस्तार से आपको सारा जानकारी दी जाएगी। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी और आपको इस तरह से और वीडियो चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू बीइंग A to Z लाइव क्लासेस। हैव अ नाइस डे। सेफ रहें, सुरक्षित रहें।